अमिताभ बच्चन का एक एनएफटी जो है वो 7 करोड़ में बिका है। जैक डॉर्सी जो ट्विटर के को फाउंडर हैं, उन्होंने अपनी पहली ट्वीट का एनएफटी बना के जो है उसको $2.9 में बेचा था। इंडोनेशिया का एक स्टूडेंट है जिसने अपनी 1000 सेल्फीज को एनएफटी बना के 1 मिलियन से भी ज्यादा इनकम यहाँ पे किया। उसके बाद जो है एक विपल नाम के बहुत बड़े आर्टिस्ट है जिन्होंने अपने आर्ट्स को एनएफटी के रूप में बेच के जो है $69 बिलियन इनकम किए। ऐसे बहुत सारी न्यूज जो है हम रोज सुनते हैं एनएफटी से रिलेटेड कि किसी ने जो है अपने एनएफटी को 1000 करोड़ में बेचा, किसी ने जो है अपनी एनएफटी को 50 करोड़ में बेचा। बहुत सारी न्यूज जो है हमारे आसपास घूमती रहती है और इन सभी में एक कॉमन वर्ड जो है यूज किया जाता है वो है एनएफटी। अब हमारे दिमाग में एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि भाई आखिर ये एनएफटी है क्या, जिसमें जो है बहुत से लोग बहुत सारे पैसा कमा रहे हैं, जिसमें कोई भी शकल सूरत नहीं है और उस इमेज को बेच के जो है ये लाखों डॉलर करोड़ों डॉलर जो है वो कमा रहे हैं। तो क्या है इसके पीछे का राज, क्या है एनएफटी और एनएफटी से जुड़ी सारी जानकारी जो है आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो में जो है अंत तक बने रहे। वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो लेके आए नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप जो है उस वीडियो को देख पाए। चलिए शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनएफटी का मतलब क्या है। तो उससे पहले जो है हमको एनएफटी के कुछ बेसिक्स के बारे में जानना जरूरी है। तो एनएफटी का मतलब जो होता है वो होता है नॉन फंजिबल टोकन। अब ये नॉन फंजिबल क्या होता है? नॉन फंजिबल का मतलब होता है एक ऐसी चीज जिसको जो है आप किसी भी दूसरे चीज के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते, जिसको आप ना ही रिप्लेस कर सकते हैं ना ही चेंज कर सकते हैं। रीजन एक ही है क्योंकि उसके अंदर जो है कोई खास चीज होती है, उसके अंदर जो है कोई यूनिकनेस होता है जिसके कारण जो है आप उसको ना ही एक्सचेंज कर सकते हैं ना ही आप किसी के साथ उसको कंपेयर कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर हम समझे तो मान लीजिए हमारे पास अगर 2000 के नोट है, अगर उसको हम एक्सचेंज करके किसी से अगर 500 की 4 नोट ले ले फिर भी उसका वैल्यू जो है वो 2000 ही होगा और उसका वैल्यू जो है वो सेम ही होगा। अगर 2000 के नोट का वैल्यू 2000 है और उसको जो है हम 4 500 के नोट में कन्वर्ट कर देते हैं फिर भी उसका वैल्यू जो है वो 2000 होता है। तो इन चीजों को जो है चाहे वो 2000 के नोट हो चाहे वो 500 के नोट हो, इनको जो है हम लोग फंजिबल टोकन कहते हैं, जो आसानी से रिप्लेस हो जाए और जिसका वैल्यू जो है रिप्लेस होने के बाद सेम हो। लेकिन वहीं पे अगर बात करें मोनालिसा की पेंटिंग की या फिर अपने घर की, तो भाई ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि आप अपना घर किसी और को दे देते हो और उसका घर जो है आप रख लो और दोनों का वैल्यू जो है वो सेम है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक म्यूजियम में अगर मोनालिसा का ओरिजिनल पेंटिंग है और दूसरे म्यूजियम में भी अगर मोनालिसा का पेंटिंग है तो वो ये नहीं कहेंगे कि आप जो है ये पेंटिंग आप रख लो और अपना वाला पेंटिंग जो है वो मुझे दे दो। ये कभी नहीं बोल सकते क्योंकि दोनों का वैल्यू जो है वो अलग अलग है। आपके घर का वैल्यू अलग है, हमारे घर का वैल्यू अलग है। हम ये नहीं कह सकते कि आप अपना घर जो है मुझे दे दीजिए, हम अपना घर जो है आपको दे देंगे और दोनों का वैल्यू जो है सेम है, क्योंकि दोनों का वैल्यू जो है अलग है, दोनों का यूनिकनेस जो है अलग है, दोनों एक दूसरे से अलग है। और इसी चीज को जो है हम कहेंगे नॉन फंजिबल। नॉन फंजिबल आइटम का मतलब क्या होता है कि हम सेम वैल्यू के आइटम के साथ उसको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मेरे पास 3 पेन है और तीनों अगर जेन्युइन सेम कंपनी की है तो हम एक दूसरे से रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन अगर उसी में से एक पेन मेरे फेवरेट है और किसी वैल्यूएबल पर्सन के द्वारा उसको जो है मुझे गिफ्ट दिया गया है, चाहे वो मेरे फादर हो, चाहे वो मेरी मदर हो या फिर कोई ऐसे पर्सन हो जिसको मैं लाइक करता हूँ, उसने अगर उस पेन को मुझे गिफ्ट दिया है तो उसको जो है मैं किसी और के साथ एक्सचेंज नहीं कर सकता हूँ, उसको जो है मैं किसी और के साथ बदल नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो जो है मेरे लिए यूनिक है। उसका कंपेयर जो है वो कोई भी पेन नहीं करेगा, चाहे ब्रांड सेम ही क्यों ना हो। इसी प्रकार से जो है वो पेन जो है वो मेरे लिए नॉन फंजिबल हो गई और वो पेन जो है वो एनएफटी बन गई। तो इसी चीज से जो है हमको ये कंफर्म होता है कि एनएफटी जो है वो एक यूनिक चीज है जिसको हम किसी भी सिमिलर चीज के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं टोकन का मतलब क्या होता है एनएफटी में। आखिरकार हम जो एनएफटी के अंदर टोकन का यूज करते हैं उसका मीनिंग क्या होता है। तो जैसे कि अगर हम कोई घर खरीदने जाते हैं जिसमें रजिस्ट्री होती है, जिसमें हम साइन करते हैं, हमारा नाम लिखा होता है, उसमें पूरा प्रॉपर तरीके से जो है एग्रीमेंट होता है जिसमें ये चीज बताया जाता है ये घर जो है वो लीगली तरीके से मेरे नाम पे है, तो उसको जो है एग्रीमेंट बोला जाता है। उसी प्रकार से जो है हम डिजिटली तरीके से कुछ ओन करते हैं। मान लीजिए हमने कोई डिजिटली पेंटिंग बनाई है, हमने कोई ट्यून बनाई है, हमारा कोई इवेंट चल रहा था डिजिटली तरीके से, उसको हमने रिकॉर्ड किया है। इन सारे चीजों का जो है हमको एक डिजिटली तरीके से प्रूफ चाहिए कि इस चीजों पे जो है हमारा ही अधिकार है, हम जो है इसको ओन करते हैं, हम ही इसके ओनर है और हम ही इसके मालिक है। तो उस प्रूफ को जो है हम टोकन कहते हैं और वो जो टोकन होगा वो डिजिटली फॉर्म में होगा। जैसे कि अगर घर के कागजात जो होंगे, जो रजिस्ट्री पेपर होगी, उसको जो है हम
फिजिकली के तरीके से टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, लेकिन जो डिजिटली तरीके से जो टोकन बनेगा वो उसको ना ही हम फील कर पाएंगे ना ही उसको हम टच कर पाएंगे, बस उसको जो है हम देख पाएंगे एक यूनिक एड्रेस के साथ, और ये जो प्रूफ होगा उसको जो है हम टोकन कह देंगे। अब ये जो टोकन्स होती है, ये जो रजिस्ट्री होती है, जो पेपर होते हैं, उसको जो है गवर्नमेंट ट्रैक करती रहती है, हमारे लोएस्ट ट्रैक करते रहते हैं, हमारे जज ट्रैक करते हैं। अगर कोई लीगल एक्शन होता है तो उस पेपर को अगर हम दिखाते हैं तो उसको जो है गवर्नमेंट मानती है, जज मानते हैं, वकील मानते हैं। लेकिन ये जो डिजिटल टोकन होता है इसको कौन ट्रैक करता है? तो इसको ट्रैक करती है पब्लिक। किस फॉर्म में? ब्लॉकचेन के फॉर्म में। अब ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें जो है आप बिटकॉइन खरीद सकते हैं, डोज कॉइन खरीद सकते हैं, ये सब टोकन जो है वो ब्लॉकचेन पे अवेलेबल है। अगर बेसिकली हम ब्लॉकचेन के बारे में समझे तो ब्लॉकचेन का मतलब होता है कि सारा का सारा रिकॉर्ड जो होता है वो ब्लॉकचेन पे होता है, जिसको पब्लिक रखती है। जैसे अगर मान लीजिए हमको किसी अपने दोस्त को पैसा भेजना है, या तो यूपीआई के माध्यम से भेजना है, या गूगल पे से माध्यम से भेजना है, या फोन पे के माध्यम से भेजना है, या पेटीएम के माध्यम से भेजना है, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा? हमको यूपीआई करना होगा। तो यूपीआई करने से पहले क्या होगा? हमारा बैंक जो है वो ये चेक करेगा कि क्या हमारे अकाउंट में पैसे हैं या फिर नहीं है। अगर पैसे होंगे तो वो पैसा जो है हमारे दोस्त को भेज देगा, अगर पैसा नहीं होगा तो वो जो है ट्रांजेक्शन को कैंसिल कर देगा। उसके बाद अगर मैंने 1000 रुपए उसको भेज दिए तो ये कंफर्म करेगा उसका बैंक कि उसके बैंक में जो है पैसे आए या नहीं। अगर आए तो उसका बैंक जो है वो अपडेट कर देगा कि उसके अकाउंट में जो है 1000 रुपए क्रेडिट हो गए। तो इस तरीके से जो है ये जो ट्रांजेक्शन का काम होता है, उसका बीच का मीडिएटर जो होता है वो होता है बैंक। ये सारा काम जो है वो बैंक करती है। अब इस चीज को समझिए कि इन ट्रांजेक्शन के बीच से अगर मुझे बैंक को हटाना है, क्योंकि बैंक जो है वो थर्ड पार्टी हो गई, अगर उस थर्ड पार्टी को हमको हटाना है, अगर हम चाहते हैं कि ये जो ट्रांजेक्शन हो रही है वो मैं और मेरा दोस्त ही आपस में डिस्कस करें, आपस में देखें, तो उस प्रोसेस को जो है हम लोग ब्लॉकचेन कहते हैं। अब इस पूरे प्रोसेस से अगर मुझे बैंक को हटाना है, अगर मैं चाहता हूं कि मैं और मेरा दोस्त जो है इस ट्रांजेक्शन को खुद से ही मैनेज कर ले, खुद से ही जो है अपने सारा को कर ले, तो इस बीच में जो है एंट्री मारती है ब्लॉकचेन। अब इस ब्लॉकचेन के माध्यम से क्या होता है कि इस पे जो भी कोई ट्रांजेक्शन होता है, जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो इस पे जो है एक रिकॉर्ड रखा जाता है, और उस रिकॉर्ड को जो है जो भी ब्लॉकचेन पे काम करते हैं, जो भी ब्लॉकचेन को यूज करते हैं, वो सारा का सारा पर्सन जो है उस रिकॉर्ड को देख सकते हैं। आप भी देख सकते हैं, हम भी देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 10 लाख लोग जो है अगर ब्लॉकचेन को यूज कर रहे हैं, तो अगर मैंने 10,000 अपने दोस्त को भेजा, वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड जो है अगर ब्लॉकचेन पे जाती है तो जितने भी 10 लाख यूजर हैं जो ब्लॉकचेन को यूज कर रहे हैं, उनके कंप्यूटर पे जो है वो ट्रांजेक्शन दिखेगा। वो सक्सेसफुली जो है वो ट्रांजेक्शन 10 लाख लोगों को दिखेगा। इसकी वजह से जो है ये पब्लिक रिकॉर्ड बन जाएगा कि हाँ, ये ट्रांजेक्शन जो है वो असली हुआ है और ये ट्रांजेक्शन जो है वो सक्सेसफुल हो गया है। इसीलिए जो है ये काफी ट्रांसपेरेंटली रहता है, और ये बैंक वाली जो सिस्टम होती है, जो थर्ड पार्टी वाली सिस्टम होती है, वो कहीं ना कहीं यहाँ से हट जाती है और इस सारा कुछ जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। अब ऐसे ही ट्रांजेक्शन में अगर हम करेंसी को हटा दे और इसमें जो है कोई टोकन लेके आया जाए, जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई आर्ट वर्क किया, मैंने कोई पेंटिंग की डिजिटली तरीके से, उसको अगर मैं ट्रांसफर करता हूँ, उस चीज का जो है मैं एक NFT ले लूंगा, यानी कि नॉन फंजिबल टोकन लेने का मतलब ये हुआ कि मैंने एक प्रूफ ले लिया कि ये जो डिजिटल चीज जो मैंने भेजी, या तो पेंटिंग हो या फिर जो भी ड्राइंग हो, उसको मैंने अगर भेजा कहीं पे, तो इसको जो है कोई कॉपी नहीं कर सकता है। ये पूरी तरीके से मेरे अधिकार के अंदर आता है और मैं जो हूँ डिजिटली तरीके से इसका ओनर हूँ। और उसके बाद जो है अगर मैं उस NFT को किसी को बेचना चाहूंगा तो मैं जो हूँ करेंसी ले लूंगा उससे, और उस NFT को जो है उसको बेच दूंगा, और उस ट्रांजेक्शन को जो है ब्लॉकचेन पे एस्टेब्लिश कर दिया जाएगा और पूरा पब्लिक जो है उसको देख सकेगी। इस प्रकार से जो है नॉन फंजिबल टोकन्स जो है वो काम करती हैं। आजकल बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो कहीं ना कहीं बहुत सी कंपनी से लाइसेंस ले रही है। म्यूजिक कंपनी हो गई, पेंटिंग कंपनी हो गई, ड्राइंग कंपनी हो गई, और उसका NFT बना के जो है अपने मार्केट प्लेस पे बेच रही है, उससे जो है वो अर्न कर रही है। और बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो अपना NFT जो है वो बना के सेल करते हैं। अब आप भी जो है अपना NFT यहाँ पे बना के क्रिएट करके बेच सकते हैं, या फिर कोई ऐसे सिस्टम से NFT को ले सकते हैं, कुछ ऐसे सिस्टम के NFT को बना सकते हैं और वहां पे जो है उसको सेल कर सकते हैं। आप चाहेंगे तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप NFT को बाय भी कर सकते हैं और उसको फिर रख के अपने पास कुछ दिनों के बाद अगर उसका रेट हाई होता है तो आप उसको सेल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि NFT के बारे में पूरी जानकारी जो है आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हम फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।